Hello everyone, welcome back to Simplify SSC with Nandita. If you're new here, then hi, I am Nandita, on rank 747, CGL 2025. I have a degree in Maths and Teaching and I have prepared for UPSC, which is why I teach primarily Maths and GS on this channel. Alright, अगर आप अभी तक नहीं देखा है आप लोगों ने कुछ भी कंटेंट तो जाके अभी के अभी प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करना, काफ़ी कुछ कंटेंट अपलोड हुआ है. रिसेंटली जो करवाया था वो मैंने करवाया था मिक्सचर का वन शॉट, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चंस को 3 वीडियोस के अंदर करवाया था. एकदम इतने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ, नो ट्रिक्स, कुछ रटने का नहीं, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है एंड आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे. इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मिक्सचर का, ये गारंटी. मिक्सचर पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है. ज्योमेट्री काफ़ी कुछ अपलोड हो चुका है, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल, वन शॉट एक्सेट्रा. एंड मंडे ऑनवर्ड्स एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है, अभी जो मंडे आ रहे हैं कल से. नेक्स्ट थिंग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वहाँ पर. एक टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी इंपॉर्टेंट लिंक्स करके, उसके अंदर जो भी मैंने शुरू से लेकर, लाइक चैनल जब शुरू किया था तब से लेकर अब तक जिस भी वीडियो में जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई हैं उनके आपको लिंक्स मिल जाएंगे. जैसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ये व्हाट टू ऐड सब्ट्रैक्ट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो गया, SIC का डिफरेंस जब होता है तो कैसे कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई. ठीक है, आज की वीडियो हम करने वाले हैं जो अभी ऑलिव बोर्ड का 24 to 26 जुलाई वाला मॉक हुआ है, उसके जीएस के सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन, साथ में इन डिटेल जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करेंगे. ठीक है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड इस वीडियो में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि एक एक चीज़ को टाइप करना था. टाइप करना इशू नहीं होता, पॉइंट ये होता है कि गूगल स्लाइड में फॉर्मेटिंग बहुत करनी पड़ती है, राइट लेफ्ट ये वो, तो उस चक्कर में बहुत टाइम जाता है. तो प्लीज़, इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क ऑफ माइंड. तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हाइप ऑप्शन आए आपके फ़ोन में तो वीडियो को हाइप अप भी कर देना. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. अब जिसने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है तो आज जितना इस वीडियो में रिवाइज हो रहा है उतना कर लो. मैं इवेंचुअली एक एनवायरनमेंट वन शॉट छोटा सा करवाऊंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट से कुछ मतलब बहुत लिमिटेड एरिया से क्वेश्चन आते हैं SSC में. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, करेक्ट है. इकोसिस्टम्स नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कीप द बायो जियोकेमिकल साइकिल एक्टिव. ये तो ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी तो चाहिए होती है कोई भी हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को रन करने के लिए. थर्ड पॉइंट था कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ. क्या ये बात ट्रू हो सकती है? सोचो, जो डीप इनसाइड एकदम मतलब बॉटम ऑफ सी में होते हैं, क्या उनके पास सनलाइट पूरी पहुंचती है? नहीं. तो फिर क्या वो सस्टेन नहीं करते? इकोसिस्टम्स करते हैं ना सस्टेन, क्योंकि वहाँ पे केमिकल एनर्जी भी होती है. तो क्या सन इज द ओनली एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स? नो. ये सेंटेंस गलत था. तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से गई, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से गई, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से गई. सो माय आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली. ठीक है, अब हम एनवायरनमेंट के बारे में फॉर SSC पर्सपेक्टिव जितना रिवाइज कर सकते हैं करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एनर्जी फ्लो की बात करते हैं. एनर्जी फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे होता है. ठीक है, और नॉन साइक्लिक होता है. ठीक है, साइक्लिक क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, जो हमारी बायो जियोकेमिकल साइकिल है वो क्या होती है? साइक्लिक होती है. जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, मतलब कौन सी क्लास में, 8th 9th में पढ़ा देते हैं साइंस के अंदर, कि नाइट्रोजन इस फॉर्म से इस फॉर्म में गई, फिर राइजोबियम बैक्टीरिया ने ये किया करते करते, तो साइक्लिक प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रही है. लेकिन एनर्जी कैसे जाती है? क्या एनर्जी ऐसे होती है? सोचो एक ग्रास है, फिर उसको ग्रास ऊपर खा रहा है, फिर उसको कोई एनिमल खा रहा है, समथिंग समथिंग करके हम ऊपर लायन या टाइगर तक पहुँच रहे हैं. डियर है, डियर को फिर लायन या टाइगर ने खाया. तो क्या इनकी एनर्जी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती ना. ग्रास की एनर्जी इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई. ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का. ठीक है, एनर्जी कहाँ जाती है? सन की एनर्जी किसके पास जा रही है? प्रोड्यूसर्स के पास, हमारे प्लांट्स के पास. फिर किसके पास जाते हैं? कंज्यूमर्स के पास. फिर किसके पास जाते हैं? डीकम्पोजर्स के. अब इसमें हम ऑब्वियसली बात है हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्डिवोरस, टॉप कार्निवोरस, इन सब में इसको बांट सकते हो आप लोग. ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाते हैं ऊपर? डीकम्पोजर्स. ठीक है, एनर्जी का हमारे पास कौन सा लॉ होता है एनवायरमेंट में? 10% लॉ. किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था. क्या होता है 10% लॉ? कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है. यानी सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, जिससे मतलब ग्रास से ग्रास ऊपर, देन अगले वाला जो भी एनिमल होगा, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है. बाकी की जो होती है हीट, रेस्पिरेशन, और उस जो भी वो ऑर्गेनिज्म था उसकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लूज हो जाती है. तो इसको 10% लॉ बोलते हैं. ठीक है, अब एनर्जी वर्सेस न्यूट्रिएंट्स. अच्छा, ये तो मैंने ऊपर बता देते. एनर्जी क्या होती है? फ्लो. ये एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है और लूज हो रही है ना. 10% ही तो आगे जा रही है, बाकी 90% तो गुम हो गई. और एनर्जी कैसे? यूनिडायरेक्शनल, वन वे जा रही है. न्यूट्रिएंट्स क्या जा रहे हैं? रिसाइकिल हो रहे हैं बार बार. जैसे नाइट्रोजन साइकिल का एग्जांपल देते हैं, यहाँ से वहाँ, तो ये क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं. तो ये क्या हो रहे हैं? रिसाइकिल होकर इधर से उधर जा रहे हैं, लूज नहीं हो रहे एंड वन डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहे. ठीक है,
नेक्स्ट अपने क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कैसे होते हैं, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। नंबर का मतलब तो क्या होता है कि कोई भी, अच्छा चलो नंबर अगले स्लाइड पे, पहले बायोमास और एनर्जी पढ़ लेते हैं। एनर्जी का हम लोगों ने पढ़ लिया 10% लो, यानी यहाँ के लेवल पे जो है उससे सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, फिर उसके ऊपर 10%, फिर उसके ऊपर 10%। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। अगर हम बायोमास पिरामिड की बात करें तो वो कैसा होता है, अपराइट होता है, किसमें, टेरेस्ट्रियल में, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वो कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल में अपराइट होगा। लेकिन एक्वेटिक में, जो कि फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन वाला होता है, इस केस में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है बायोमास पिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास होता है नंबर पिरामिड, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिफरेंट होता है। कैसा होता है, इसमें अपराइट किस में होता है, ग्रासलैंड्स एंड पॉन्ड्स में, यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम में, स्पिंडल किस में होता है, ट्री इकोसिस्टम में, एंड इन्वर्टेड किस में होता है, पैरासिटिक फूड चेन में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो एनर्जी पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अपराइट, ठीक है। इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर वाला क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है, स्पाइंडल एंड इन्वर्टेड, तो इसकी मैंने फोटो भी लगा दी थी। ये इन्वर्टेड होता है और ये हमारा होता है स्पाइंडल शेप। इन्वर्टेड तो पूरा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड ट्रायंगल, लेकिन स्पाइडल में क्या है, नीचे मतलब बॉटम टाइट है, टॉप टाइट है, और जो इसका सेंटर है वो क्या है, वाइड है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि झारिया कोलफील्ड इज स्पेशली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ कोल। यहाँ पे आंसर क्या आना था, कोकिंग कोल, ठीक है। फटाफट कोल के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। कोल क्या होता है हमारा, कोल को हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड या फिर बरीड सनशाइन, नीचे से निकलता है ना तो इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड या बरीड सनशाइन, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे ना मेरे खुद के नोट्स के जो मतलब 5-6 साल पुराने नोट्स हैं, और जो प्योरली एनसीईआरटी प्लस कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज ऑफ वेरियस एग्जाम्स बनाए हुए हैं, तो आपको इसमें सब कुछ फैक्चुअली करेक्ट ही कंटेंट मिलेगा, तो चिंता मत करना। और एनसीईआरटी से लिटरली मतलब एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ, एनसीईआरटी में अंडरलाइन किया हुआ, घूम फिर के वो मेरे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हुआ, उस टाइप का कंटेंट है, तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, ये चिंता मत करना। और एनसीईआरटी बेस्ड है, और एसएससी यूपीएससी एनसीईआरटी को ही मानते हैं। क्या आएगा यहाँ पर कि 97% इंडिया के जो कोल रिजर्व्स है वो किस में मिलते हैं हमें, रिवर वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी में मिलते हैं, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अगेन इज कि इंडिया का जितना भी कोल है ना, 80% उसमें से कैसा है, बिटुमिनस है और नॉन कॉकिंग ग्रेड का है, ठीक है। अब कोल के टाइप्स रिवाइज करते हैं फटाफट। ऑब्वियसली आई एम नॉट टीचिंग, आई एम रिवाइजिंग, कि आपने एक बार तो ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, तो ताकि आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। आप सुन के आपके माइंड में फैक्ट्स बैठ जाए, पर्पज़ ये है, राइट। ये तो लिखा हुआ भी पढ़ तो सकते हो इसमें, कोई जब मैंने इतनी मेहनत से टाइप किया है, वरना अगर उनको बोल के पढ़ाना तो मैं खुद यहाँ पे एक चीज़ लिखती, बट उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता, तो आई डिसाइडेड आई टाइप इट, ताकि आप फ्यूचर में भी रिवाइज कर सको। और दूसरी बात, जब टाइप की चीज़ को आप सुन रहे हो तो आप पढ़ भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, और आपका कुछ नोट करने का होगा तो वो भी करोगे, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। अब कोल के टाइप्स कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं, गोंडवाना कोल और टर्शरी कोल। दोनों में मेजरली किसका फ़र्क है, एक तो ये कि इंडिया में कितना मिलता है। गोंडवाना कोल इंडिया का क्या है, 98% है, लेकिन इंडिया का 2% कोल ही कैसा है, टर्शरी कोल है। ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज 97 लगा लो, 93 लगा लो, ठीक है। और गोंडवाना कोल के बहुत पुराने, ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 200 भी दे देगा और 220-30 भी दे देगा, तो पता होना चाहिए। टर्शरी कोल कैसा है, ऑलमोस्ट 15 to 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब गोंडवाना कोल के मेजर कोल फील्ड्स जो कि दामोदर वैली में लाई करते हैं, वो कौन कौन से हमारे पास, रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिध, करणपुरा एटसेट्रा, ठीक है। नाउ गोंडवाना वर्सेस टर्शरी कोल, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने पढ़ लिया 98% 97% है, एज पढ़ ली इन दोनों की। लोकेशन ये कहाँ है, दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी वैलीज में है। ये कहाँ है, मेजरली नॉर्थ ईस्ट में है, तो डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट याद रख लो, बट व्हाट इफ़ वो स्टेट पूछे तो मेघालय, असम, अरुणाचल एंड नागालैंड पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा तो इसको ऐसे याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट प्लस JNK, इस तरह से याद रखोगे इसको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में और साथ में कहाँ है, JNK में, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका सल्फर कंटेंट कैसा होता है, हाई होता है। गोंडवाना कोल कैसा होता है, कोकिंग कोल होता है, और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोल के टाइप्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सम पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो, लिग्नाइट कोल कौन सा होता है, ब्राउन कोल होता है, ठीक है। इसका मॉइस्चर लेवल हाई होता है बट लेस देन पीट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, हाई है लेकिन लेस देन पीट है, ठीक है। ये मिलता है मेजरली कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो पूछा जाता है वो ये है कि इसके लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ है, वो है नेवेली, तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। देन एंथ्रासाइट की बात करते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी का है, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखने की, एंथ्रासाइट पर्टिकुलरली जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में मिलता है हमारे को, ठीक है।
देन बिटुमिनस कोल तो मोस्ट ऑफ इंडियाज कोल है ही, कोकिंग कोल इसमें इंक्लूड होता है। पीट कौन सा हमारा लोएस्ट रैंक है, क्यों लोएस्ट रैंक है, क्योंकि इसकी मॉइस्चर क्या है, हाईएस्ट लेवल का, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है इसके अंदर, और क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसकी हीटिंग वैल्यू क्या है, सबसे लो है, तो ये सबसे लो ग्रेड का हमारा कोल माना जाता है, कार्बन कंटेंट भी इसका सबसे कम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रेड फोर्ट बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली। नाउ ग्रुप में किसने पूछा था कि ये क्वेश्चन का भाई मतलब फैक्ट इस बुक में नहीं, उस बुक में नहीं, तो कैसे करें। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने कहा रेड फोर्ट है, लाल किला। अब आपको थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि दिस इज जस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ इट्स नेम, दिस इज नॉट द एक्चुअल नेम। अब जिसने भी एक बार भी मिडिवल पढ़ी है उसको पता है कि भाई पुराना किला और रेड फोर्ट तो बहुत डिफरेंट चीज़ें, दोनों अलग अलग लोगों ने बनवाई थी, तो ये गलत हो गया आंसर हमारा। और आगरा फोर्ट ऑब्वियस सी बात है आगरा में है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या आना था, किला मुबारक। जिसको नहीं पता था, अब आज बहुत सारी चीज़ें रेड फोर्ट के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले तो रेड फोर्ट को हम बोलते हैं लाल किला, कॉलोनियल एरा में इसका नाम लाल किला पड़ गया, बट रेड फोर्ट एक्चुअली में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, कि लाल किला तो लाल किला ही था, कॉलोनियल एरा में इसका नाम रेड फोर्ट पड़ गया, विच इज जस्ट इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज़ नॉट इट्स ओरिजिनल नेम। एक मतलब एक, ठीक है, ओके। ओरिजिनल नेम क्या था इसका, किला मुबारक। बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1638 में शुरू किया, 48 में ख़त्म हुआ। क्यों बनवाया था, जब उसने कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। दिल्ली उस टाइम पे क्या था, शाहजहानाबाद था, ठीक है, तो लोकेशन क्या थी, शाहजहानाबाद, ठीक है। आर्किटेक्ट कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। मटेरियल क्या है इसका, रेड सैंडस्टोन है, ठीक है, ये सब तो पता ही था ऑलरेडी, है ना, रेड सैंडस्टोन, ये सब चीज़ें विजिबल थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड फोर्ट के अंदर मेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, रेड फोर्ट के अंदर क्या क्या है हमारे पास, दीवाने आम है विच इज़ हॉल ऑफ पब्लिक, ठीक है, आम है ना, हॉल ऑफ पब्लिक, दीवाने खास जो कि प्राइवेट ऑडियंस के लिए होता था, देन इट इज़ रंग महल, देन इट इज़ नौबत खाना विच इज़ ड्रम हाउस। ये भी शायद PYQ है कि नौबत खाना कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि इसके अंदर मोती मस्जिद है। अब आप ये तो पढ़ते हो कि मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई दिल्ली वाली, लेकिन दिल्ली वाली मोती मस्जिद कहाँ है, रेड फोर्ट के अंदर है, और वो किसकी बनी हुई है, वाइट मार्बल की बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो रेड फोर्ट है इसके अंदर डोम्स हैं, आर्चेज हैं, मिनारेट्स हैं, छतरीज हैं, झरोकाज हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे पिटरा ड्यूरा, चार बाग स्टाइल ऑफ, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसमें जो हमारे क्या बोलते हैं गार्डन है, वो क्या है, चार बाग आर्किटेक्चर है, तभी तो उसको मुगल गार्डन्स बोलते थे इतने साल तक। तो इसलिए सारे के सारे चार बाग, पिएट्रा ड्यूरा, डोम्स, आर्चेस, मिनारेट्स, ये छतरी, झरोकास, ये सारे के सारे मुगल फीचर्स जो है ये हमें देखने को मिलते हैं रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है। रेड फोर्ट को 2007 में क्या किया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। 1947 ऑनवर्ड हर 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी क्या देते हैं, स्पीच देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शाहजहां का जो रेन था उसको क्या बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर पुराना किला था, तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट किसने किया था, ये हुमायूं ने, लेकिन इवेंचुअली किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, दिल्ली में। और क्या बोलते हैं इसको, शेरगढ़ भी बोलते हैं, शेर शाह सूरी, इसलिए इसको शेरगढ़ भी बोलते हैं। इसके अंदर मेजर कौन से स्ट्रक्चर है, किला कोहना मोस्क है, एंड इसके अंदर शेर मंडल है, विच मेक्स शेर मंडल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि शेर मंडल क्या था हमारा, वो जगह थी जहाँ पे हुमायूं की डेथ हुई थी। तो शेर मंडल कैसा है, डबल स्टोरीड है, ऑक्टागनल है, एंड ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शेर मंडल क्या था, एक्चुअली में हुमायूं की प्राइवेट लाइब्रेरी थी, और यहीं पर दिस इज़ द वेरी प्लेस जहाँ पे हुमायूं की डेथ हुई थी, सीढ़ियों से गिर गई। बहुत ही फेमस मीम है तो, कि इतना मतलब महान इंसान सब कुछ कर, हुमायूं का एस्ट्रोलॉजी आती है, सब कुछ आता था, एंड येट बताओ किसी की डेथ हुई भी तो कैसे हुई, इतने बड़े राजा की, बादशाह की कैसे डेथ हुई, सीढ़ियों से गिर के, है ना, व्हाट एन आयरनी। तो यहाँ पे, और वो भी अपनी लाइब्रेरी में, बताओ पढ़ते हुए, तो हुमायूं की प्राइवेट लाइब्रेरी थी, वो यहाँ पे सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कौन सी जगह पे हुई थी, शेर मंडल में। पुराना किला इज नॉट इक्वल टू रेड फोर्ट, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इसको, ये था जिसने मैपिंग रिवाइज की हुई है उसको विजुअलाइज होगा। तो एक छोटा सा टिप दूंगी, जब भी मैपिंग रिवाइज करो, एक तो आंख बंद करके विजुअलाइज करने की कोशिश करो। दूसरी बात, ऑलवेज कीप फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स टुगेदर, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ ये ना विजुअलाइज करो नॉर्थ साउथ, आप एक्चुअली में उसको विजुअलाइज कर पाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, किस स्टेट में थी, ठीक है। तो इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रिक्स निमोनिक्स नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट एक मैप लगाया है, उसको विजुअलाइज कर लो और याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बताते हैं इस क्वेश्चन के अलावा जो यहाँ पे ये वो है कि DMAM, ठीक है, इसको कुछ भी मतलब DM, अगर मतलब इसका थोड़ा वियर्ड है, DM आ गया, मतलब वॉट एवर आ गया, मर गया टाइप कुछ भी बना लो अगर बनाना है तो, नहीं तो अदरवाइज कैसे याद रखोगे, डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी,
ये क्या होती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट, हमारी ये पूर्वांचल हिमालयस की, ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है, वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ देखे, देखो यहाँ पर ऐसे याद रखो जैसे इस मैप के अंदर है, बिल्कुल ऐसे डाफला मीरी अबोर मिशमी, यहाँ पर क्या है हमारा पटकाई बम है, यहाँ पर मिकिर है, तो यहाँ पर बैराल रेंज और नागा हिल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वेस्ट टू ईस्ट अपने पास क्या है, गारो खासी जयंती, जी के जे, ठीक है। मतलब मुझे लगता है गारो खासी जयंती तो शुरू से जब पढ़ते हैं तो इसी ऑर्डर में ही, मतलब हर बुक में लिखा होता है गारो खासी जयंतिया, तो इसमें तो कोई निमोनिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बैराल रेंज है, यहाँ पे नागा हिल्स आ जाती है और यहाँ पे सबसे नीचे मीसो हिल्स आ जाती है। अब पेपर में कैसे विजुलाइज करोगे, आपको पता होना चाहिए पटकाई बम कहाँ है, यहाँ है। ये कहाँ है, डाफला मीरी अबोरमिश में, अरुणाचल में, तो ये इधर है, सबसे ऊपर है ना, चाइना के पास अरुणाचल। ये कहाँ है, मेघालय इधर है हमारे पास, ये यहाँ मेघालय है। मिजोरम कहाँ है, नीचे है। नागालैंड कहाँ है, यहाँ है। तो इससे भी आप गेस कर सकते थे, ठीक है। अब ये रिवाइज हो जाएगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी के बारे में बताना था। इट इज़ द आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये बात करेक्ट है? यस करेक्ट है, यही होते हैं फाइनल गुड्स की डेफिनेशन। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स कैन ईदर बी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, राइट है ना। अब एक ट्रैक्टर है वो फाइनल गुड है, लेकिन क्या वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो हो सकता है ना। जिसका कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फील्ड है तो उसके लिए एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है ना ये लेना। या फिर कोई एक कार खरीदता है और उस कार से सामान अनलोडिंग होती है, कोई कोरियर कंपनी है, तो वो कार भी तो उसके लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। कोई बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो माइक खरीदता है, वो लैपटॉप खरीदता है, तो वो उसको क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाता है, ठीक है, कंजम्पशन की तरह नहीं हुआ ना। तो फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स कैसे होते हैं, ऐसे गुड्स जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको और प्रोडक्शन स्टेजेस में नहीं जाना है। वो टीवी है, टीवी खत्म हो गया तो वो टीवी बन जो उसको कंज्यूम कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फाइनल गुड्स की जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसमें ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो टीवी में लग गई तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, कंज्यूमर भी कैपिटल भी, यानी कि जो भी कोई फाइनल गुड बना है जैसे कि टीवी, तो वो कंज्यूमर गुड होगा, कि आपने अपने घर में टीवी लेकर आए वो कंज्यूमर गुड होगा। या जैसा भी एग्जाम्पल दिया, कोई लेट से जो भी एग्जाम्पल दिया, मान लो लैपटॉप वाला ही ले लो, ठीक है। कोई बिजनेस है, उनको अपने नीचे एम्प्लॉई है उसको काम करने के लिए लैपटॉप देना है, तो उसको लैपटॉप दे रहे हैं, बिजनेस में काम करने के लिए लैपटॉप काम आ रहा है, तो वो कैसा, वो कैपिटल गुड हो गया, राइट, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हुआ। अब इंटरमीडिएट गुड्स कैसे होते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं या फिर रीसेल हो रहे हैं और वो फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे। यानी कि एक बेकरी, उसने आटा खरीदा, उस आटे से वो ब्रेड बनाएंगे, तो उस बेकरी के लिए वो आटा कैसा हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, इंटरमीडिएट गुड की तरह, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट बोला क्योंकि उनकी वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, तो अगर उनको भी करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसलिए डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए जीडीपी के कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कैसे हैं, जो कि ह्यूमन डिमांड्स को, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ब्रेड खा लिया हमने, टीवी लेकर आ गए, जूते खरीद लिए, पहन लिए, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कैसे होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ठीक है, कैसे बचते हैं। अब हम जैसे जनरली जब भी बोलते हैं एक साथ, तो अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय दी ह्यूमन बींग्स, तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होती हैं। जैसे इंटरनेट है तो वाईफाई का राउटर इज़ अ गुड, लेकिन वाईफाई की सर्विस तो सर्विस है ना, तो वो भी लेकिन किस में आएगी, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में आ गई, मान लो। कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं, ऐसे गुड्स जिनको कि बिजनेसेस यूज़ करते हैं और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। कोई मशीनरी है, कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, अब कोई बेकरी है जैसे किसी, उस बेकरी ने मान लो कोई अवन खरीदा, तो वो उसके लिए क्या कैपिटल गुड है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस अवन से आगे ब्रेड बनाएंगे, केक बनाएंगे, बेचेंगे, तो उनके लिए वो क्या है, कैपिटल गुड है। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स बट नॉट ऑल फाइनल गुड्स आर कैपिटल गुड्स। यानी जितने भी फाइनल गुड्स जो बन रहे हैं क्या वो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, नहीं ना, क्योंकि जो फाइनल गुड्स कोई भी बन रहे हैं, मतलब कोई चीज़ जो बन गई पूरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो हो सकता है ना कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो, ह्यूमन बीइंग, या फिर वो कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिजनेस में यूज़ हो रहा हो, तो इट कैन बी बोथ कैपिटल एज वेल एज कंज्यूमर। बट जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, यानी कि जिस भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, एज अ कैपिटल यूज़ किया जा रहा है, वो पूरी स्टेज कुछ बन चुकी ना, कोई मशीन पूरी बन चुकी, तभी उसको यूज़ करोगे ना। आप ये तो नहीं बोलोगे कि मशीन बेकरी में अवन के लिए सेमीकंडक्टर चिप लेकर आए हैं तो वो हमारा कैपिटल गुड है, नहीं ना, हम पूरे अवन की बात करें तो वो कैपिटल गुड खुद से तो एक फाइनल गुड है ही ना, लेकिन सारे फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। दिस इज अगेन अ sentence picked up from NCERT and it can be asked directly as a statement question, so please remember it. Okay, ये एक्स्ट्रा पेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस इफ अ जमींदार फेल टू पे द फिक्स रेवेन्यू। ना मैंने अपने चैनल पे ना ज़मींदारी महलवारी रियायतवारी सिस्टम पूरा करवा रखा है,
15-17 मिनट की वीडियो है, और ऐसा करवाया था कि दोबारा उस वीडियो के बाद दोबारा कभी भूलोगे नहीं उसको। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी ना ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट क्या है बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शंस देखो। वो कहते हैं द एस्टेट कुड बी ऑप्शन टू रिकवर द एरियर्स। मतलब सोचो आज उसको रेवेन्यू देना था, वो देना भूल गया, 1-2 दिन हो गए, तो क्या इतना बुरा हाल करेंगे कि उसकी पूरी पूरी एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कि उसकी एस्टेट को ऑप्शन कर देंगे रिकवर करने के लिए एरियर से। अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ कि अगर आपको पेपर में कुछ नहीं पता तो आप कैसे करते हैं। देन आप बोल रहे हो कि रेवेन्यू डिमांड वाज ऑटोमेटिकली रिड्यूस फॉर दैट ईयर, मतलब वो देना भूल गया पैसा, तो उसको बोलोगे चल कोई बात नहीं, तेरी अगली पूरे साल की रेवेन्यू डिमांड को ही रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ब्रिटिश? नहीं ना। अगली बात थी कि रियॉट्स बिकम प्रोप्राइटर्स ऑफ द लैंड बाय लॉ, मतलब लॉ ही ऐसा बना दिया कि तुम ओनर हो ज़मींदार, तुम अगर रेवेन्यू नहीं दोगे तो जो तुमने टेनेंट्स रखे हैं वो बन जाएंगे तुम्हारे ओनर। इतनी भी नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कंपनी परमानेंटली एग्जेम्प्टेड द एस्टेट फ्रॉम फ्यूचर रेवेन्यू। वाओ, मतलब तुम रेवेन्यू नहीं दे पा रहे तो लो भाई तुम कोई बात नहीं, तुम फ्यूचर में कभी मत दो रेवेन्यू, एग्जेम्प्ट ही कर दिया। ऐसा हो सकता है? नहीं ना। सो द ओनली पॉसिबिलिटी वाज दैट द एस्टेट कुड बी ऑप्शन टू रिकवर द एरियर्स, ठीक है। अब फटाफट से परमानेंट स्टेटमेंट रिवाइज करते हैं। लेकर कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उस टाइम पे क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है। कब आया था? 1793 में आया था, लेकिन जो 10 ईयर का अग्रीमेंट था वो 1790 में साइन हो गया था। कहाँ पे शुरू हुई थी? प्राइमरीली लेकर आए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, बाद में मद्रास और वाराणसी में, बनारस में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। अभी परमानेंट सेटलमेंट क्या था इसके अंदर कि ज़मींदार जो थे वो हेरिडिटरी लैंड ओनर बन गए, लेकिन आज मैं हूँ तो उसका बेटा कल को उसका बेटा करके करके हेरिडिटरी लैंड ओनर्स हैं, एंड उनके पास सारे लैंड राइट्स भी थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उनके सारे लैंड राइट्स थे, वो सेल कर सकते थे इस लैंड को, रेंट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। टैक्स क्या किया गया था? फिक्स किया गया था। कितना फिक्स किया था कि EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 मिलेगा, और ज़मींदार क्या करेगा? 1/11 अपने पास रखेगा। कल्टिवेटर्स जो थे, जो उस पर काम कर रहे थे यानी कि टेनेंट्स, उनको क्या बोला जाता था? रियोट्स बोला जाता था, ठीक है। ज़मींदार जो था वो जो टेनेंट है, वो टेनेंट कैसे काम कर रहा है, कुछ तो उसको अग्रीमेंट होगा ना, तो उस लीज अग्रीमेंट को बोला जाता था पत्ता, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। अगर फेलियर यानी कि जैसे कि जब इस क्वेश्चन में पढ़ा हमने कि अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाया टाइम पे तो क्या होता था, इसको बोलते हैं सनसेट लॉ, यानी एक फिक्स डेट होती थी, अगर उसके सनसेट तक अगर ज़मींदार ने अपना रेवेन्यू नहीं दिया तो क्या होता था कि उसकी जो एस्टेट थी, उसका जो लैंड था, उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था, और उसको पब्लिकली ऑक्शन कर लिया जाता था अपना पैसा रिकवर करने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है। तो अब इसमें ये हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में ये अच्छा था इन द सेंस कि उनके पास टाइम पे पैसा इकट्ठा हो जाता था, बट ऑब्वियसली बात है रेट्स के लिए बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था, एंड इससे सब इन्फ्लुएशन भी हो गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका शायद मैंने नोट्स ज़्यादा नहीं लिखे, सेक्स रेशो के ऊपर था। मतलब इसमें ऑल सारे ही फैक्ट्स ठीक हैं, तो जस्ट फैक्ट्स रिवाइज कर लेना इस क्वेश्चन से कि ऑल इंडिया लेवल पे हमारी सेक्स रेशो कितनी थी? 943। रूरल और अर्बन एरियाज की 949 एंड 929 थी, ठीक है। 0 to 19 की ये थे, 60+ एज की ये थी, और ये तो सबको याद होता ही है अब, ठीक है, कि सेक्स रेशो हाईएस्ट किसकी थी? केरला की, देन पुडुचेरी की, लोएस्ट की दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली एंड चंडीगढ़, ठीक है। और अब आपको पता होगा कि दमन एंड दीव एंड दादरा और नगर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था अपने पास कि प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। सब छोड़ दो, ये देखो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, आंख बंद करके 1 सेकंड में क्वेश्चन को मार्क करना चाहिए था, ठीक है। इतनी तो साइंस के अंदर एटिमोलॉजी चलती है ना कि यहाँ क्लोरोफिल की बात किया तो एक क्लोरो ग्रीन पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में ही होगा, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमो को किससे रिलेट कर लो? कलर से, ठीक है। क्रोमो को किससे रिलेट करोगे? कलर से। तो क्रोमो प्लास्ट कौन से थे? इनके फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कौन से वाले? येलो, ऑरेंज और रेड वाले। ये क्या करते हैं? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देते हैं, ठीक है। तो क्लोरो ग्रीन हो गया, क्रोमो हमने रेड, येलो, ऑरेंज पढ़ लिया। ल्यूको क्या होता है? ल्यूको क्या होता है? अब देखो इसका बहुत वियर्ड सा एक ट्रिक है मेरे पास, तो मतलब हंसना मत। देखो ल्यूकीमिया सुना है आप लोगों ने, जो कि होता है ब्लड कैंसर, और वो किसको अटैक करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई हैव दिस ट्रिक, मतलब पता नहीं मैंने जब ये पढ़ा होगा तो क्यों मेरे दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो मैंने ल्यूकीमिया से ल्यूको और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स का कोई कलर नहीं होता, तो मैंने वाइट को कलरलेस बना दिया था, ठीक है। थोड़ी वियर्ड ट्रिक है, बट अगर आपको सही लगे तो आप बेसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मतलब मैं बोलती हूँ कि निमोनिक्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान निमोनिक्स बनाता है उसका दिमाग अलग तरीके से चलता है, तो आपको वो निमोनिक याद करने में ही अलग एफर्ट लगता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ टेढ़े सीधे बातें हैं जिनसे आप याद रख सकते हो कोई चीज़, तो उनको ज़्यादा बेटर है अप्लाई करना रादर देन किसी और के दिए हुए शॉर्टकट्स एंड निमोनिक्स, ठीक है। तो मतलब एग्जाम्पल था, ऐसे कुछ भी माइंड में ना कहीं पे भी बना लिया करो, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? हमारे कलरलेस स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जिनका कोई पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट होते हैं स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट वाले, इलाइलोप्लास्ट होते हैं ऑयल एंड फैट, एल्यूरोप्लास्ट होते हैं प्रोटीन्स वाले। अब इसकी मेरे पास भी ट्रिक नहीं है और मेरे को याद भी नहीं रहते टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसको बट याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट ल्यूको कौन से होते हैं, कलरलेस स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्टार्च कार्ब्स ऑयल फैट्स प्रोटीन्स, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, इसकी नहीं है कोई आलतू फालतू ट्रिक। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी प्रोसीडिंग्स, ये कौन से थे, प्रिविलेजेस ऑफ एमपी वाला आर्टिकल हो गया। इसका आंसर क्या आना था हमारे पास, आर्टिकल नंबर 105, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके आसपास के वही रिवाइज कर लेते, सारे एकदम नहीं रटते, ठीक है। आर्टिकल 101 कौन सा होता है, वेकेशन ऑफ सीट्स, की सीट कैसे वैकेंट हो रही है, कौन कौन सी, इसके अंदर कौन कौन से हमारे रीजन इंक्लूड है, डुअल हाउस, यानी कि एक ही टाइम पे आप राज्यसभा लोकसभा दोनों में प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के तो नहीं बन सकते, तो यानी एक टाइम पे एक ही के हो सकते, तो अगर लोकसभा में इलेक्ट हो गए और ऑलरेडी राज्यसभा के एमपी हो तो क्या होना पड़ेगा आपको, राज्यसभा लोकसभा से कोई एक सीट छोड़नी पड़ती है। एक टाइम पे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर या स्टेट काउंसिल के एसएलसी के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते हो, इसके लिए भी अगर आपको एक की छोड़नी पड़ेगी सीट, तो ये भी क्या होता है, वेकेशन ऑफ सीट्स का रीज़न है। 60 दिन तक आप बिना परमिशन के अगर एब्सेंट रहे हो तो भी आपकी सीट वैकेंट हो सकती है, या फिर आपका सीट वैकेंट हो सकती है जब आप रेजिग्नेशन दे दो, ठीक है। ये कौन सा, वेकेशन ऑफ सीट्स का। आर्टिकल 102 किसकी बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की। ये तो वैकेट हो रही है, ये क्या हो रहा है, डिस्क्वालीफाई हो रही है। कब होता है, या तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लो, या फिर आपको कोई अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर आप ऑफिशियली अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाओ, या फिर अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर दो, या फिर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लो, क्योंकि इंडिया की सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर आप किसी और कंट्री की एक्वायर करो तो इंडिया की छोड़नी पड़ेगी, तो अगर आप रिनाउंस कर दो इंडिया की सिटीजनशिप तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और एंटी डिफेक्शन रूल्स के अंडर भी जो रूल्स आते हैं तो वो भी इसके अंदर, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग भी अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो वो भी एक तरह से आर्टिकल 102 के अंडर ही माना जाता है, ठीक है। देन आर्टिकल 103 कौन सा होता है, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन, कि डिस्क्वालिफिकेशन करनी है नहीं करनी है, डिसीजन कौन लेते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के लिए। क्यों इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो माना जाता है कि वो सही डिसीजन देगी। देन आर्टिकल 105 हमारा यही वाला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो भी बातें बोल रहे हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी बात बोल रहे हो, तो वो आपको कोर्ट में उस बात के लिए घसीटा नहीं जा सकता है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्जी बोलो। आर्टिकल 108 कौन सा होता है, जॉइंट सिटिंग। अच्छा, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है, ये भी मेंशन करना चाहिए मुझे। तो जॉइंट सिटिंग कब होती है, कुछ कुछ केसेस में होती है, और इसको सम्मन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। स्पीकर कौन सा, लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है। कोरम क्या होता है, 1/10 चाहिए होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मनी बिल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, उनमें नहीं हो सकती है जॉइंट सिटिंग, ठीक है। कब करवाते हैं हम, जब डेडलॉक हो जाता है वोट्स का, है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन इट्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये नहीं होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की कहाँ होती है, फैमिली कोर्ट वाली हरकतें हो गई, डिवोर्स हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन अपीलेट जुरिस्डिक्शन तो उसकी बहुत बड़ी है, मतलब हर छोटा छोटा केस जो सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रहा है वो हाई कोर्ट तक जा रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो इसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, ज़्यादा बड़ी है, तो 2 रॉन्ग है, 1 तो सबको पता ही है, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन किसकी कैसे, सुप्रीम कोर्ट की किस में, आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट की किस में, आर्टिकल 226 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ इशू कर सकते हैं रिट्स, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, और ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 हमें पता ही है। लेकिन पॉइंट ये कि ये कहाँ इशू कर सकते हैं, पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ इशू करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर। मतलब एक बात बताओ, जो लेट्स से चंडीगढ़ की हाई कोर्ट है जो हरियाणा पंजाब के लिए, क्या वो केरला में कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ या केरला में कोई लीगल राइट वायलेट हुआ उसके लिए इशू कर सकती है, रिट नहीं कर सकती ना, वो अपनी ही जगह पे करेगी। तो जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वाइडर इन टर्म्स ऑफ स्कोप है, अगर वो गलती से ट्रिक करने के लिए टेरिटरी लिख दे तो मत मार्क करना, क्योंकि हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट कंट्री की है, ठीक है। लेकिन स्कोप इसका ज़्यादा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकती है प्लस लीगल राइट्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फॉर एनी अदर पर्पस लिखा जाता है, तो वी इंटरप्रेट इट एज लीगल राइट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड ओलंपिक सिल्वर मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव मेंशन कि स्पोर्ट्स का स्टैटिक पढ़ लिया करो, स्पेशली ओलंपिक्स में आज तक इंडिया ने क्या किया, हॉकी फर्स्ट ओलंपिक में पहला मेडल, ये वो, तो ये भी रिवाइज करने होते हैं, इससे एक नया क्वेश्चन बन सकता है, कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज। इंडिया के ओलंपिक फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड कौन लेकर आए थे, अभिनव बिंद्रा,
2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर राज्यवर्धन सिंह राठौर एथेंस 2004। फर्स्ट इंडिविजुअल ब्रॉन्ज केडी जादव हेलसिंकी 1952। एंड ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल ब्रॉन्ज था ये एक्चुअली में फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल भी था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड कब आया था हमारा 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी में, ठीक है। और फर्स्ट ओलंपिक मेडल कब आया था नॉर्मन प्रिचर्ड जो कि 1900 में लेकर आए थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, और इनको 2 सिल्वर मेडल मिले थे, ठीक है। ये केडी जादव इज एन इंपॉर्टेंट नेम, अभिनव बिंद्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी क्योंकि ब्रॉन्ज था इनका और क्या था इंडिविजुअल मेडल था इंडिपेंडेंट इंडिया का। नेक्स्ट चलते हैं, अभिनय दर्पण रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या नाट्य शास्त्री डांस से रिलेटेड जो कि किसने लिखा था सेज भारत मुनि ने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फिफ्थ वेद, 4 वेद होते हैं हमारे पास, फिफ्थ वेद किसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र को बोलते हैं। इसमें बेसिकली कि कोई भी डांस जो है वो कैसे स्टेज पे एक्सप्रेस करना होता है, कैसे उसमें हाथ पैर चलाने, क्या मूवमेंट्स होंगी, क्या इमोशंस एक्सप्रेस करनी है, क्या एक्सप्रेशंस होंगे, ये सब बातें पूरी पूरी नाट्य शास्त्र के अंदर गिवन है, ठीक है। सोचो हमारा कितना रिच कल्चर है कि डांसेस तक हमारे पास इतने रिटर्न है ऑलरेडी, यू नो। अभिनय दर्पण जो बुक है ये किसने लिखी थी नंदीकेश्वर ने। ये किसके ऊपर है भरतनाट्यम के ऊपर, यहाँ मार्क कर देते हैं। ये किस डांस के ऊपर है भरतनाट्यम के ऊपर, ठीक है। इसको भरतनाट्यम को वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है मुद्रास यानी कि हैंड जेस्टर्स कैसे होने चाहिए भरतनाट्यम में, रस यानी कि जो हमारी इमोशंस है वो कैसे एक्सप्रेस करनी है, फेस पे कैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए, क्या भाव होने चाहिए, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और अपने पास एक इंपॉर्टेंट बुक आती है विच इज संगीत रत्नाकर जो कि म्यूजिक एंड डांस के बारे में है, और इसको किसने लिखा था शरण देव ने, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन द ट्रेडिशनल 13 ताली फोक डांस मल्टीपल टाइम्स आज PYQ है SSC का, तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। किसको रिवाइज करें हम, 13 ताली आंसर था मंजीरा। अब रिवाइज करते हैं क्या है 13 ताली डांस। सबसे पहली बात तो कमर ट्राइब का है, ठीक है। कहाँ का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का है। क्वेश्चन में उसने राजस्थान बोला बट एक्चुअली मध्य प्रदेश की भी है कमर ट्राइब, ठीक है। किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, इनकी एक लोकल फोक डिटी बाबा रामदेव जी उनके लिए, ठीक है। नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के परफॉर्म करती हैं लेडीज़। 13 मंजीरा, 13 ताली है ना, तो 13 क्या होते हैं इनके मंजीराज होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में पूछा गया था। यू शुड नो दिस। मंजीराज, कमर ट्राइब, लोकल डिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, ये सारे के सारे PYQs में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनको ये किसकी बने होते हैं मंजीराज, ब्रास के बने होते हैं, और इनको क्या करते हैं वो अपने हाथों पे, एल्बो पे, टांगों पे, यू नो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे क्या कर लेते हैं, इनको बांध लेते हैं इन 13 चीज़ों को अलग अलग जगह पे, एंड फिर इनकी आवाज़ आती रहती है और फिर इनको डांस करके दिखाते हैं, ठीक है। अदर कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 फोक डांस रिवाइज कर लेते हैं राजस्थान की। सबसे पहला क्या है अपने पास कलबेलिया। कलबेलिया डांस किसका है हमारा, स्नेक चार्मर कम्युनिटी, स्नेक चार्मर डांस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। विमेन इसमें कैसे पहनते हैं, ब्लैक कलर की स्कर्ट्स पहनते हैं जो कि जब सोल करती है, टोल करती है तो इट लुक्स लाइक क्या बोलते हैं स्नेक चार्मर। तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है कि जो इनके मेन होते थे वो क्या करते थे, सांपों को पकड़ते थे, और जो उनकी लेडीज़ जो होती थी वो डांस करके दिखाती थी ताकि सांप कंट्रोल में रहे, ठीक है। इनकी बहुत पॉपुलर प्रोपोनेंट है गुलाबो सपेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। 2010 में इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। देन अपने पास घूमर वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि विमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये तो मतलब ठीक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी, ऑब्वियसली बात है कि चनिया एंड ऑल पहन के करती हैं, ठीक है। कब किया जाता है, फेस्टिवल्स पे किया जाता है, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे किया जाता है। ढोलक एंड संतूर का यूज़ होता है, और कौन सा होता है भील कम्युनिटी, मतलब इसका जो बेसिक है और जो ओरिजिन है वो क्या है कि जो भील कम्युनिटी थी वो परफॉर्म करती थी इसको गॉडेस सरस्वती को परफॉर्म प्रे करने के लिए। एंड दिस इज अगेन अ PYQ कि विच कम्युनिटी यूज टू परफॉर्म घूमर डांस टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती, द आंसर इज भील कम्युनिटी, ठीक है। देन राजस्थान का ये एक इंपॉर्टेंट अनदर फोक डांस है भवई, जिसमें कि विमेन बैलेंस करते हैं 7, 8, 9, 10 ऐसे ब्रास पिक्चर्स को, यानी कि मटके जो होते हैं, ठीक है। इसको मटका ही लिखना चाहिए था, ठीक है। मटके हो सकते हैं मिट्टी वाले या फिर ब्रास के भी हो सकते हैं अपने सर पर, और फिर मतलब टूटे हुए सॉर्ड या फिर पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास पे डांस करते हैं, ठीक है। ये आई थिंक सीरियल वीरियल में किसी देखा भी होगा। बट डू नॉट फॉरगेट दैट भवई इज एक्चुअली अ थिएटर फॉर्म ऑफ गुजरात एज वेल। तो दोनों है, फोक डांस ऑफ राजस्थान भी है एंड थिएटर फॉर्म ऑफ गुजरात भी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21, करेक्ट। जस्टिसेबल, करेक्ट। टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, करेक्ट। इसका आंसर आना था A, B and C। अब देखो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल सब रिवाइज करते हैं, लेकिन मैंने कुछ क्या होता है जो एनालिटिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट है ना वो इंक्लूड किया फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि अब SSC इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है स्पेशली मेंस में, तो अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं है तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहली बात फंडामेंटल राइट्स क्या है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हम दे रहे हैं तुमको, ये हमारी गारंटी है।
क्या ये जस्टिसिएबल है? यस। क्यों? क्योंकि इनको कोर्ट्स एनफोर्स कर सकते हैं ना। हमारे पास आर्टिकल 32 होता है कि कोई भाई मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो जाके मैंने कंप्लेन कर दी तो उसको कोर्ट मेरे को दे देगी, एनफोर्स करवा देगी, जस्टिसिएबल है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूके से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया था हमने? यूएस बिल ऑफ राइट से लिया था। लेकिन इसका जो ब्लूप्रिंट है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए, ये किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किसमें? कराची रेजोल्यूशन ऑफ 1931 में बनाया था, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, एंड कराची रेजोल्यूशन 1931 किसके लिए बनाया गया था? फंडामेंटल राइट के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, डीपीएसपी के लिए। ये हमारा क्या है? पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के लिए बनाया गया था। और किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। अब कितने? 6, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। और अब वो क्या बन चुका है? लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। अच्छा, मैंने यूए लिख दिया, फिर आर्टिकल नहीं लिखा जाता। अंडर आर्टिकल 300A विच इज इन पार्ट 12, ठीक है। अब ओनली टू सिटीजन कौन कौन से आर्टिकल से कैसे याद रखोगे? बोलने में याद रखो, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे याद रखना है। 15, 16, 19, 29, 30। और अगर रिवाइज करोगे तो आर्टिकल्स कौन कौन से ये तो पता रहेगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं पर्पस की। इसका पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट्स देने का? पॉलिटिकल एंड सिविल डेमोक्रेसी, की हर इंसान के पास डेमोक्रेटिक राइट्स होती हैं, ठीक है। इस सेंस में क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि डीपीएसपी के लिए पूछा जाता है कि डीपीएसपी का पर्पस क्या है, तो उसका क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना। क्योंकि इसमें हम सारी की सारी क्या करते हैं? अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, जो हम राइट्स की तरह नहीं दे रहे, ये हम गवर्नेंस के लिए बता रहे थे। ये कैसे? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या होता है? पॉलिटिकल एंड सिविल डेमोक्रेसी। क्या ये एब्सोल्यूट होते हैं? नहीं, इनमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये वो सबका हमने देखा, सबके अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होते हैं। सम हैव पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, सम हैव नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शेल नॉट रिस्ट्रिक्ट। हम बोलते हैं ना कि स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता, तो वो क्या नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आर्टिकल 21A हो गया हमारे पास, ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, तो इसमें क्या है? स्टेट का पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कि स्टेट हैज़ टू डू दिस। तो किसी में हम बोल रहे हैं स्टेट क्या ना करे, किसी में बोल रहे हैं स्टेट क्या करे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हो सकते, ठीक है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, लेकिन तब जब इमरजेंसी या तो वॉर की वजह से हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। अगर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन की वजह से हो तो हम उस केस में आर्टिकल 19 को सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 जो कि हमारा क्या होता है? रेमेडी वाला होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, विच वॉज सेट बाय बी आर अम्बेडकर। ये हमारा कौन सा रिट्स अभी हम देखा ना हम लोगों ने आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो इसको बी आर अम्बेडकर ने बोलता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कुछ अगेन फिलोसफिकल एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स। आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं इक्वालिटी वाले, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट? मतलब कि कोई भी इंसान को आप अलग ट्रीट नहीं करोगे, हर इंसान को सेम ट्रीट करना पड़ेगा। नो पर्सन कैन हैव स्पेशल एडवांटेज, ठीक है। तो ये किस सेंस में बोलो? नेगेटिव सेंस में। ये कहाँ से निकाला गया? रूल ऑफ लॉ से निकाला गया। रूल ऑफ लॉ क्या है? एवी डाइसी का गिवन, एवी डाइसी जो कि एक ब्रिटिश पर्सन थे, उनका गिवन एक कॉन्सेप्ट है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से आता है? ब्रिटिश से आता है, ठीक है। नेगेटिव कॉनोटेशन मतलब क्या है इसका? कि किसी भी इंसान को स्पेशल एडवांटेज मत दो बोल रहे हैं हम, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या अमेरिका से आया है, और पॉजिटिव कॉनोटेशन यानी कि वो कह रहा है कि अगर दो लोगों के सर्कमस्टांसेस सेम हैं तो उनको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, अगर उनके सर्कमस्टांसेस सेम है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की वजह से ही जो है हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पता है ना? अफर्मेटिव एक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर अफर्मेटिव एक्शन जो सरकार का स्टेट स्पॉन्सर्ड रिजर्वेशन। तो वो क्या है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस है। तो दो लोगों को इक्वल ट्रीट करो अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं तो आप कर सकते हो। तो ये हमें अलाउ करता है, ये हमें ब्रीदिंग स्पेस देता है दैट येस द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इम्प्लीमेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ओके। अब रूल ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ किसने दिया? एवी डाइसी ने, ठीक है। एवी डाइसी कौन थे? एक ब्रिटिश पर्सन थे, ठीक है। अब इसमें क्या है? तीन हमारे पास मेन जो पॉइंट्स आते हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स आते हैं रूल ऑफ लॉ के। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ जो है वही सुप्रीम है, सारी उसकी चलेगी, उसके बाहर मत जाओ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि भी बताया, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी जो भी काम हो रहा है वो लीगल स्पिरिट में ही होना चाहिए, ठीक है। और इंदिरा साहब केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो ये रूल ऑफ लॉ है ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
ओके, अनदर पॉइंट, एक गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है, वो कौन सा होता है? आर्टिकल नंबर 14 विच इज अबाउट इक्वालिटी, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम की बात कर रहा है, एंड आर्टिकल 21 जो कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। जब इंटरनेट नहीं था तब भी आर्टिकल 21 तो था ना, लेकिन अब इंटरनेट है तो हमारे पास आर्टिकल 21 के अंडर ही हमारे पास राइट होता है। राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू बी फॉरगोटन है, राइट फॉर आर कंटेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम इंटरनेट है। तो ये सारे छोटे छोटे राइट्स, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, ठीक है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें विद टाइम इवॉल्व हो रही हैं जैसे जैसे टाइम बदल रहा है। तो यानी कि जो है सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग और एक्टिव सबसे ज़्यादा केस लॉज आपको इसमें मिलेंगे। मतलब शुरू बेसिक से हुआ था, लेकिन मेनका गांधी केस हुआ, पुट्टू स्वामी केस हुआ, इन केसेस तक इवॉल्व होते होते इसके अंदर जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो और ज़्यादा वाइड होती गई कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा इज एसोसिएटेड विद, बाकी रिवाइज कर लेते हैं फिर इस पर वापस आएंगे। नौजवान भारत सभा कब बनी? मार्च 1926 में बनी। कहाँ बनी थी? लाहौर में बनी थी। ठीक है, ओके, ये पढ़ लेते हैं पहले। भगत सिंह कौन, सॉरी मतलब इनके सेक्रेटरी कौन थे? भगत सिंह थे। प्रेसिडेंट कौन थे? रामचंद्र थे। ठीक है, इनके प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कौन थे? भगवती चरण वोरा। भगवती चरण वोरा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिवाइज करना है वो ये है कि इन्होंने एक बहुत फेमस आर्टिकल लिखा था, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, जो बेसिकली इन्होंने लिखा था रेडिकल जो सोच है उसका व्यू पॉइंट अपना एक्सप्रेस करने के लिए, बाकी की दुनिया को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये कब बनी? 1926 में लाहौर में बनी। इन्फ्लुएंस किससे हुई थी? 1917 की रशिया की अक्टूबर रेवोल्यूशन से। ठीक है, कैसी आइडियोलॉजी थी? रेडिकल लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी थी, मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिलीजन पॉलिटिक्स से कम्प्लीटली सेपरेट करना चाहते थे। ठीक है, भगत सिंह की बात करें तो हमें तो पता है उन्होंने बुक लिखी थी वाया है मैंने एथीस्ट, है ना। और ये क्या थे? स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनलिज्म थे कि रिलीजन के बेसिस पे मतलब को बांटो, सेक्युलरिज्म फॉलो करो, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखो। डिमांड क्या थी इनकी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। ठीक है, इनको 1934 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। क्या था अपने पास? चंद्रशेखर आजाद, वो किस में इन्वॉल्व थे हमें पता है? HRA और HSRA में। ठीक है, देन प्रीतिलता वाडकर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये किस में इन्वॉल्व थी? चिट्टागोंग आर्मी रेड 1930 की। ये किसने की थी चिट्टागोंग आर्मी रेड? सूर्य सेन ने। सूर्य सेन को क्या बोला जाता था? मास्टर था बोला जाता था। ये एक टीचर थे, वो बॉर्न इन चिट्टागोंग। ये भी एक PYQ के कहाँ पैदा हुए थे? चिट्टागोंग में ही पैदा हुए थे, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश इनको कैप्चर ना करे इसलिए इनके 21 की एज में इन्होंने साइनाइड खा के सुसाइड कर लिया था, प्रीतिलता वाडकर ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। देन भगत सिंह, यू हैव रिवाइज। देन राज बिहारी बोस, राज बिहारी घोष, कभी भी कंफ्यूज मत होना, दोनों को अलग अलग, मतलब इसलिए दोनों को लिखा इवन इफ ही वाज नॉट इन ऑप्शंस। राज बिहारी बोस हमारे कौन से, जो कि दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1912 में इन्वॉल्व थे। ठीक है, क्या हुआ था इस कॉन्स्पिरेसी में? वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पे अटैक किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1915 में जो है जापान में एस्केप हो गए थे, और इवेंचुअली जब आज़ाद हिंद फौज बनी थी 1943 तो उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, देन राज बिहारी घोष एन अदर पर्सन। ठीक है, ये क्या थे? इन्होंने कोई भी कॉन्स्पिरेसी, बॉम्बिंग वॉम्बिंग ऐसे वाले नहीं थे, ये मार पिटाई करने वाले इंसान, ये नॉर्मल, मतलब ये पॉलिटिकल लीडर की सेंस में थे। ठीक है, ये किस में थे? 1907 जो सूरत स्प्लिट हमारा हुआ था उसके अंदर ये कांग्रेस का जो सेशन था, INC का सेशन, उसमें ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। उसके बाद मद्रास का जो 1908 वाला सेशन था उसमें भी ये प्रेसिडेंट थे, और ये कौन से लीडर थे? मॉडरेट लीडर थे। ठीक है, ओके, काफ़ी सारे रिवाइज हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तोडरमल का दहसाला जब्त सिस्टम, लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज जनरली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैसा सिस्टम था? तहसाला, दह साला 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स, तो एवरेज प्रोड्यूस एंड प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर्स, ये था इसका आंसर। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन मुझे था मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊँ, अगर मैं अकबर का एक्स्ट्रा बताना शुरू करती ना तोडरमल देख के तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 20 मिनट तक बोला जा सकता अकबर के ऊपर, इतने पॉइंट्स हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट ही रखे। क्या था देसाला सिस्टम? मेजरली जो पॉइंट्स थे जिसमें से मेन पॉइंट ये है कि फिक्स्ड ईच क्रॉप फॉर 10 ईयर एवरेज डाटा। रीज़न क्या था इसका? कि एनुअल प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, क्रॉप फेलियर होते हैं, तो हर साल बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगी ना किसी की अर्निंग्स में, तो इससे क्या हुआ था उन्होंने कहा 10 साल का एवरेज ले लो, किसी का एक साल अच्छा हुआ नहीं हुआ कुछ भी हुआ तो उसको क्या है, उस प्रॉब्लम को, उस अनसर्टिनिटी को जो है रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये था कि लैंड को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता था? फर्टिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, ये चार उसकी वो थी, ये चाहे तो मतलब इन ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी, ये मोस्ट फर्टाइल है, ये लीस्ट फर्टाइल हो गया। ठीक है, और मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्डाइज बैम्बू रोड लिंक्ड बाय आयरन रिंग्स इलाही गज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी वाला। ठीक है, शायद PYQ भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं कि क्या रिफॉर्म्स थे। वो कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर्स। अब जिसको कुछ नहीं पता ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इतना तो पता होगी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो एक बात पर रिजर्व सेक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे सेक्टर जिनको सरकार अपने लिए रिजर्व करती जा रही है। तो अगर सरकार एलपीजी रिफॉर्म्स के अंडर सेक्टर्स रिजर्व कर रही है, क्या ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। एलपीजी का तो मतलब है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उससे ये पॉइंट क्या होता है, कैंसिल। वन गया वन गया वन गया, आंसर क्या था, 2। पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी बाकी दो को, ये कॉमन सेंस से हो सकता था। ठीक है, चलो अब रिवाइज कर लेते हैं हम। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी क्या थी, कब आई थी, 24 जुलाई 1991 में आई थी। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम क्या था इसका, जो मतलब मेन जो इसका टाइटल दिया गया था वो क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्यों लानी पड़ी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा बीओपी क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था बहुत गंदे वाला। कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो बेयरली 1.2 बिलियन डॉलर्स बचे थे, जिससे कि हम सिर्फ 2 हफ्ते के ही इम्पोर्ट्स ला सकते थे। ठीक है, और इन्फ्लेशन कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गया था, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और एक इस लेवल का इकोनॉमिक बर्डन हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे होगा। ठीक है, तो तब जाके फटाफट हमारी सरकार जगी कि चलो ठीक है अब रिफॉर्म्स लाए जाएँ। ठीक है, क्या क्या, तो ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूवल 51% तक कर दिया था की इंडस्ट्रीज में, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स में। ठीक है, जो एमआरटीपी एक्ट था उसको 1969 का वो एक्ट था, अमेंड 1991 में किया। बाद में ये ट्रांसफॉर्म होकर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में भी बदल गया था। ठीक है, मतलब इसको इवॉल्व कर दिया गया था कि एमआरटीपी एक्ट से हम घूम फिर के कॉम्पिटिशन एक्ट पे आ गए कि वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करती थी कि मतलब क्या होता था कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन हैं, कॉर्पोरेट से हमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम एक्सपैंड कर लें, हम मर्ज कर लें, तो अब सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। एसेट लिमिट रिमूव कर दी, प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी, लाइसेंस राज रिमूव कर दिया। पहले तो कितनी 18 इंडस्ट्रीज थी जिन पर लाइसेंस मिलते ही नहीं थे, फिर उसको रिड्यूस करते करते इवेंचुअली अब 6 इंडस्ट्रीज बची जिनमें लाइसेंस राज है, या ये कहो कि रिजर्व्ड है। तो डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, टेलीकॉम हो गया, सिविल एविएशन हो गया, तो इन सबको क्या कहते हैं, डी रिजर्व कर दिया गया था कि लो भाई ठीक है अब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। और इसी सब के तहत हमने बोला कि जब हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, तीसरा पार्ट जो था ग्लोबलाइजेशन, जिसके लिए हमने एफडीआई भी किया। तो अब ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए हमने इसी मतलब पॉलिसी के तहत हमने क्या किया, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। दैट वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, रिवाइज इट एटलीस्ट ट्वाइस। यू विल गेट द पीडीएफ इवेंचुअली ऑन टेलीग्राम, तो वहाँ से भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक, आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। ठीक है, एंड हाइप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर फीडबैक नहीं कमेंट किए जाते तो एटलीस्ट डन लिख देना वीडियो के नीचे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर much more amazing revision content in concise form and yet very very comprehensive. That will be the future of this channel. ठीक है, bye everyone, take care.